बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू इस्लामिक हिस्ट्री में आज अब्बासी खिलाफत के पार्ट सेकंड को हम डिस्कस करने लगे हैं। और पार्ट सेकंड में आज जो हमारा टॉपिक है जो है जी अब्बासिड गोल्डन एज, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे जी मामून को, और फिर ये देखेंगे कि जो अगले जो 3 एराज रहे जिसका पार्ट 1 के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 4 दौरों पर मुहित है ये पूरे का पूरा अब्बासी हुकूमत जो है। और इसमें जो पहला दौर था यानी पहले जो 100 साल रहे तकरीबन वही अब्बासियों की असल हुकूमत थी, क्योंकि इसके बाद जो 400 साल रहे वो 400 साल रहे, लेकिन उसमें एक पपेट के तौर पे अब्बासियों का नाम तो इस्तेमाल होता रहा, लेकिन अब्बासियों के इन्फ्लुएंस जो है वो उस तरह से नहीं रहा। लेकिन जो एक्चुअल टाइम था वो यही 100 ईयर्स थे, फर्स्ट 100 ईयर्स जिनको गोल्डन एज भी कहा जाता है, और जो ज़बरदस्त किस्म का अब्बासी रूल रहा। तो फर्स्ट में हमने बात की थी अब्बासीड रेवोल्यूशन की, किस तरह से जो है वो रेवोल्यूशन आया और अब्बासियों के पास आई, और जो पहला जो हुक्मरान था, जो रियल फाउंडर था, जो सेकंड हुक्मरान था एक्चुअल में अल मंसूर, और उसने किस तरह से जो है वो बुनियाद फराहम की बनु अब्बास को। अब बात करते हैं जी हारून रशीद की, यानी गोल्डन एज के सबसे मुमताज़ जो है वो खलीफा की। और हारून रशीद आप ये मान सकते हैं कि खुलफाए राशिदीन के बाद और उमर सेकंड के बाद, यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नाम कमाया तो वो नाम किसने कमाया? हारून रशीद ने कमाया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की हुकूमत की और बहुत शानदार किस्म के खलीफा रहे। और इनके ज़माने में जो है एक्चुअली में जो है वो गोल्डन एज इस्लाम का स्टार्ट हुआ, जिसकी बुनियाद अल मंसूर ने रख दी थी। ठीक है, अब बुनियाद तो रख दी थी, लेकिन उसको एक्चुअली में जिस उसमें जो रूह फूंकी गई, वो जो रूह फूंकी गई वो किसने फूंकी? खलीफा हारून रशीद ने फूंकी। तो हारून रशीद के वैसे भी आपने किससे जगह जगह जो है वो सुने भी होंगे कि हारून रशीद वैसा था या वैसा था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का टाइम था जो स्टार्ट हुआ एक, ठीक है, जो 755 से लेके 861 तक जो है ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का टाइम रहा। और उसमें अब यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्यों इसे कहा जाता है, ये हम जब थर्ड पार्ट के ऊपर जाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे साइंटिफिक और लिटरेरी वर्क्स की, तो फिर हमें उससे ज़्यादा आइडिया होगा। जो हारून रशीद थे ये महदी जो हैं, यानी अल महदी जो हैं, जो थर्ड खलीफा थे, ये उनके औलाद थे। ठीक है, और इनके जो भाई थे हादी अल हादी वो फोर्थ खलीफा थे, उनके बाद इनका जो है वो नंबर आया। इससे पहले जो है खिलाफत मिलने से पहले ये आर्मीनिया और रोम जो है यहाँ पे एज ए गवर्नर जो है वो सर्व कर चुके थे। इन्होंने 6 शादियां की, और यानी ऐसा नहीं कि 6 शादियां एक टाइम पे की, यानी एक टाइम पे 4 ही जो है वो इनकी बीवियां रहीं, लेकिन 6 शादियां टोटल की इन्होंने, और 25 जो है इनके बच्चे थे या 25 औलादें थी हारून रशीद की। और इसके बाद अगर बात करें इनके एडवाइज़र्स की या मिनिस्टर्स की, तो अब जैसा हमने फर्स्ट में देखा था अल मंसूर के टाइम पे कि जो पर्शियंस थे, यानी जो रूसी थे उनका बहुत जो ईरानी थे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और उनका इन्फ्लुएंस क्यों था? क्योंकि जो अबू मुस्लिम थे, जो एक जनरल थे, ठीक है, अलसुफा के या इब्राहिम के टाइम पे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लीड किया था, तो एक्चुअली में वो कैसे लीड हुआ था? वो लीड हुआ था पर्शियंस की वजह से, तो इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। तो जो बरामक्की फैमिली थी जिसका मैं लास्ट टाइम जिक्र कर चुका हूँ, तो यहया बरामक्की जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे हारून रशीद के भी, तो उनको जो है इन्होंने अपना वज़ीर आज़म जो है वो अपॉइंट किया, यानी अपना सबसे टॉप का जो वज़ीर है वो बरामक्की फैमिली से इन्होंने अपॉइंट किया यहया बरामक्की को। और उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने जो अपने जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार किए शिया के साथ, जिनको अलावती कहा जाता था उस टाइम पे, फॉलोअर्स ऑफ अली। तो अब उससे पहले क्योंकि हम देख चुके हैं कि नफ्स ज़किया का एक इशू आया था जिसको हम नीचे जिक्र भी करेंगे, तो उसके बाद से जो मदीना है, मदीना के अंदर एक किस्म की पाबंदी लगा दी गई थी कि भाई वहाँ पे कोई अलावती नहीं रह सकता। तो इन्होंने वो पाबंदी ख़त्म कर दी, यानी हारून रशीद ने मदीना में रहने पे जो पाबंदी थी अलावतियों के ऊपर या शिया के ऊपर वो ख़त्म की, और उनके साथ दोबारा से जो रिलेशंस हैं वो बेहतर किए। इसी दौरान फिर क्या हुआ कि यहया बिन अब्दुल्ला जो हैं, जो कि भाई थे नफ्स ज़किया के, इन्होंने क्या किया जी, रिवॉल्ट कर दिया। अब ये नफ्स ज़किया या यहया बिन अब्दुल्ला थे, इनका जो ताल्लुक था वो हज़रत हसन जो है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके जो ख़ानदान से था। तो उन्होंने जो है दोबारा से रिवॉल्ट कर दिया कि भाई जो खिलाफत है वो खिलाफत हमें मिलनी चाहिए, अहले बैत को, ना कि आपको। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने जो है, यानी हारून रशीद ने जो है वो सबसे पहले तो कोशिश की बातचीत के थ्रू मसला हल हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया कि जब उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यहया बिन अब्दुल्ला को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे में हारून रशीद ने जो है वो एक आर्मी भेजी कि भाई आप जाके जंग करें, और जंग करके तो जो है इसका फैसला करें, वरना ये हमारे सल्तनत के अमन व अमान के लिए जो है वो बेहतर नहीं।
तो ऐसे में फ़ज़ल बिन याहिया जो हैं उनको भेजा गया, याहिया बरमक्की, इनको भेजा गया कि आप जाएं और जाके क्या करें जी, उनके साथ जंग करें। लेकिन जो बरमक्की फैमिली है ये अहले बैत के साथ इनका बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था इनके लिए, तो ये नहीं चाहते थे कि आले औलाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको जो है इस तरह जुल्म का निशाना बनाया जाए। तो इन्होंने वहाँ पे बातचीत की, निगोशिएशंस की और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि जो याहिया बिन अब्दुल्ला थे उन्होंने कहा कि अगर मुझे अमान लिख दी जाए सरे आम जो है और खलीफा अपने हाथों से लिख के अमान दें तो मैं फिर जो है वो सोच सकता हूँ कि ये रिवॉल्ट ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से हारून रशीद ने खुद जो है वो एक अमान लिखी, अपने हाथों से तहरीर की और कुछ इनामात वगैरह भी जो है वो अता किए। तो इस तरह से ये इशू जो है वो सॉल्व हुआ, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही सॉल्व हुआ। उसके बाद कुछ सालों के बाद दोबारा से जो है याहिया बिन अब्दुल्ला ने फिर से एक कैंपेन स्टार्ट की जिसमें फिर उन्हें दोबारा से कैद कर दिया गया और फिर उन्हें जो है उनकी मौत तक, जो वफात तक वहीं पे कैद में ही रखा गया। यानी कि एक तरह से दोबारा से जो है वो शिया के साथ जो है इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए। और उसके बाद क्या हुआ जी, इसी तरह से सीरिया के अंदर जो है, जो शाम का इलाका है, वहाँ पे जो है एक सिविल वॉर स्टार्ट होगी। जो यमन के ट्राइब्स यहाँ पे रहते थे, यमनी ट्राइब जो थे, तो उनकी पुरानी दुश्मनी थी, तो उन्होंने यहाँ पे आपस में जंग स्टार्ट कर दी और बहुत ही खौफनाक किस्म की ये जंग थी क्योंकि 2 गवर्नर्स तब्दील करने पड़े हारून रशीद को इनको कंट्रोल करने के लिए और बहुत मुश्किल से जो है इनको यहाँ पे कंट्रोल किया गया। क्योंकि यहाँ पे इनको कंट्रोल तो किया गया लेकिन उसके बाद उन्होंने जो सिंध है, ठीक है, वहाँ पे जाके इशूज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम जो है वो रहा हारून रशीद के टाइम पे। इसके अलावा बगावत हुई अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर हम लास्ट टाइम पे अल-मंसूर के टाइम पे भी हम देख चुके हैं कि वहाँ पे बर्बर जो हैं उन्होंने जो है वो बगावत की थी और उन्हें बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया गया था। तो यहाँ पे अफ्रीका के अंदर दोबारा से बगावत हुई और यहाँ पे दोबारा से गवर्नर्स भी चेंज हुए और यहाँ पे इवन हारून रशीद के जो अपनी जो फौज के लोग थे वो भी टूट के 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। ठीक है, उनको समझ नहीं आई या उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा हुई और वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक जो है वो उन्होंने अपनी आज़ाद सल्तनत बनाई और दूसरे जो हैं वो हारून रशीद की सपोर्ट में थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। इसके अलावा अगर बात करें कि इन्होंने जो है वो कौन सी मुहिमात जो हैं तो में गए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेजेंटाइन एम्पायर थी, ठीक है, जो बेजेंटाइन या ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी जिसको कहा जाता है, तो वो जो रूमी हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ तो तकरीबन हर साल जो है वो एक कैंपेन लीड की जाती और उसमें जो है वो कामयाबी हासिल की जाती। इस वजह से बहुत ज़्यादा इलाके जो है वो बेजेंटाइन एम्पायर के हारून रशीद के ज़माने में फ़तह भी हुए। और जो बेजेंटाइन की जो मलिका थी उस टाइम पे रीनी जो है, ठीक है, तो आयरीनी या रीनी जो है, इसको जो है ये जब तक ये रही, क्योंकि ये हारून रशीद की बहुत बड़ी मोतबद रही, तो इसने टैक्स जो है वो देती रही हमेशा से। इसको पावर का पता था अब्बासी खिलाफत की, लेकिन फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया और इसको जब चेंज किया गया तो इसके बाद जो है जो नया हेड आया तो उसने एक ख़त लिखा हारून रशीद को कि भाई जो मलिका थी वो तो एक औरत थी और वो शायद तुमसे डरती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज से तुम्हें यहाँ से टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये ख़त जब हारून रशीद ने पढ़ा तो माना जाता है उसे बहुत गुस्सा आया। तो हारून रशीद ने क्या किया जी, उसी टाइम पर ऑर्डर किया कि भाई फ़ौज तैयार की जाए और फ़ौज तैयार हुई। उसके बाद एक जंग के लिए निकले और वहाँ पर जाके एक जंग की और शानदार किस्म की जो है कामयाबी हासिल की और बेजेंटाइन एम्पायर को वहाँ पे उस बॉर्डर के ऊपर शिकस्त दी और दोबारा से उसने फिर जो है वो टैक्स देने की हामी भरी। लेकिन अभी ये वापस ही आ रहे थे तो उसने इनकार कर दिया, ये दोबारा से वापस गए हारून रशीद। इवन कि उस टाइम पे बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई थी माना जाता है वहाँ पे, तो फिर भी ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे मौसम के अंदर ये वापस गए और वहाँ पर जाके जो है वो जंग लड़ी और एशिया कोचक जो है, जिसको जो भी टर्की का हिस्सा है, तो वहाँ पर उसको बड़ा जो है वहाँ पर जाके एक शानदार किस्म की कामयाबी हासिल की। लेकिन फिर भी जब ये वहाँ से वापस आए कुछ टाइम के बाद उसने फिर इनकार कर दिया। तो ये इस तरह से ये कैंपेन्स जो है वो बेजेंटाइन एम्पायर के ख़िलाफ़ जो है वो हमेशा से ही चलती रहीं। और उसके बाद जी अगर बात करें हारून रशीद की, तो हारून रशीद जो है वो खुरासान के रास्ते में जो है वो माना जाता है कि हारून रशीद जो है इनका इंतकाल हो गया। उसमें भी ये कहा जाता है कि जब खुरासान पे एक मुहिम के लिए जा रहे थे तो उनकी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई और जब तबीयत ख़राब हुई तो वापस आके इलाज वगैरह करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर ये वापस तूस आए, वहाँ पे इन्होंने आके इवन अपनी कब्र खुद खुदवाई और वहाँ पे कब्र में बैठ के ये कुरान शरीफ जो है वो पढ़ते रहे, उसकी तिलावत करते रहे, क्योंकि अब ये जान चुके थे अब इनका रुखसती का वक्त जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से जो है फिर ये वहाँ पर इनका इंतकाल हो गया। तो
अब अगर बात की जाए इनके टाइम पीरियड की, तो ये गोल्डन पीरियड था और गोल्डन एज थी इस्लाम की, और सबसे ज़बरदस्त किस्म का टाइम पीरियड जो रहा वो हारून रशीद का ही ज़माना रहा। क्योंकि अगर बात की जाए अमन व अमान के हवाले से, ठीक है, और खुशहाली के हवाले से, तो सबसे जो अहम दौर रहा वो यही रहा। यहाँ तक माना जाता है कि बैतुल माल जो था वो खचाखच भरा होता, लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। ये वो इस्लाम का ज़माना था। अब आप अंदाज़ा करें कि इस्लाम की सल्तनत जो है या कैसी अमन और खुशहाली होगी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। इवन जो मांगने वाले थे वो भी नहीं थे, कि कोई अगर मांगता भी तो उसे शर्म आती कि भाई मैं कैसे जो है वो मांगूं, कि बस सब इतने खुशहाल हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे जो है वो मांगूं। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का, शानदार किस्म का ज़माना था। और सबसे जो अहम कारनामा रहा हारून रशीद का वो क्या रहा, हाउस ऑफ विजडम का इफ्तिताह। ठीक है, ये जो हाउस ऑफ विजडम है, माना जाता है ये गली थी पूरी की पूरी जो कि हारून रशीद ने, या एक बिल्डिंग मान लें, जो है इस काम के लिए मुख्तस की कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशंस होती थी। जो ग्रीक या रोमन जो लैटिन वगैरह के जितने भी उलूम थे वो वहाँ से वो बुक्स आती, तो उन बुक्स को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम किया जाता। यानी एक पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, और जहाँ पे सिर्फ उस्ताद काम करते थे, स्टूडेंट्स नहीं थे। ठीक है, यानी कि उस्ताद इस तरह से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल लेवल की ट्रांसलेशंस करते अरेबिक के अंदर और उन उलूम को ट्रांसफर करते। ये हाउस ऑफ विजडम जो है ये एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट था इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर। इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गो कि हमने देखा कि बाद में जब सुकूत बगदाद हुआ तो ये सब कुछ तहतेक हुआ, लेकिन इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अलकुंदी जो हैं, ठीक है, अलकुंदी को पहला, जिनको पहला फिलोसोफर भी मुस्लिम फिलोसोफर माना जाता है, उन्हें इनका इंचार्ज बनाया गया और यहाँ पे जो है बहुत ही शानदार किस्म का काम किया गया। और बैतुल माल जैसा मैं आपको कह चुका हूँ कि वो भरा होता, ठीक है, और लेकिन कोई ज़कात लेने वाला ना होता हारून रशीद के ज़माने में। और अमन व अमान जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। जस्टिस सिस्टम क्या था कि इन्होंने जो चीफ जस्टिस थे वो इमाम अबू हनीफ़ा के जो शागिर्द थे उनको जो है अबू यूसुफ जो हैं उनको जो है वो मुकर्रर किया हुआ था, और अबू यूसुफ को, तो वो जो है वो चीफ जस्टिस थे और उनके नीचे पूरे का पूरा एक जस्टिस सिस्टम था और बहुत ही बेहतरीन करके वो निज़ाम जो है वो चल रहा था। इसके अलावा बात करते हैं बरामक्की फैमिली की, तो इन्होंने क्या किया जी, अब वो बरामक्की फैमिली जो हमने देखा कि इन्होंने अपॉइंट किया और अपने जो है मोहसिन को या बरामक्की को एज ए वज़ीर, लेकिन फिर कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने जो है आपकी मर्ज़ी के बगैर, एक तो ये जब दरबार में आते हैं तो इजाज़त नहीं लेते, यानी कि ख़ुद को इंचार्ज समझना स्टार्ट हो गए, ख़ुद को खलीफा समझते हैं, अपने बिहाफ पे ऑर्डर्स जो है वो करते हैं आपसे पूछे बिना। तो इस बात के ऊपर हारून रशीद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने फिर जो है वो यहया बरामक्की को और जो है जेल में डाल दिया और फिर वहाँ पे ही जो है उनका इंतकाल हुआ। इस तरह से बरामक्की फैमिली बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। यानी ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो बरामक्की फैमिली सर्व कर रही थी, तो उसके साथ एक गलतफहमी के नतीजे के तौर पे जो है वो ख़त्म हो गई और हारून रशीद ने उन्हीं को, जिनको इतनी इज्जत पहले दी थी, उन्हीं को जो है एट दी एंड उठा के जो है वो जेलों में डाल दिया। तो ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हारून रशीद या जो स्टार्ट का जो एरा था अल मंसूर के टाइम पे भी खास करके उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो सिस्टम था उसको कंट्रोल करने में। और उसके बाद क्या हुआ जी, बहुत सी जो स्टोरीज़ हैं वो हम जानते हैं कि हारून रशीद से एसोसिएट की जाती हैं। ख़ास करके एक स्टोरी के जैसे हारून रशीद जब भी बादलों को देखता तो वो कहता कि भाई बादलों तुम जहाँ पे बरसोगे तुम्हारा जो खिराज है वो मुझे ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और ख़ास करके बहलोल दाना का भी टाइम इन्हीं के साथ था, ठीक है, जो एक दीवाना बने हुए थे। तो बहलोल दाना के साथ इनकी बहुत सी हिकायतें हमें देखने को मिलती है हारून रशीद की, और ख़ास करके जो इनकी मलिका है ज़ुबैदा, ठीक है, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो किस्से कहानियाँ उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो ये हारून रशीद का ज़माना रहा। अब क्योंकि बात फिर वहीं पे है कि जो गोल्डन एज है उसका जो लिंक है वो नॉलेज से है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो अलग पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल से कि किस किस चीज़ में मुसलमानों ने कैसे कैसे जो है वो उरूज हासिल किया। तो ये एक ओवरऑल जो है उनका एक ब्रीफ समरी थी उनके टाइम पीरियड की। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन एज के अंदर ही बात करते हैं अल-अमीन और अल-मामून की, ठीक है। और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो कुछ 2 साल रहे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे एक्चुअली में। और इसमें हुआ ये कि हारून रशीद जो हैं जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने इंतकाल से पहले जो है क्या किया कि एक लिखवा दिया, एक पेपर लिखवा दिया, अपनी विल जो है वो लिखवा दी और अपनी जो स्टेट है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अपने जो 3 इनके बेटे थे तो उन्होंने क्या किया, उनको दे दिया, यानी एक हिस्सा एक को, एक दूसरे को, एक तीसरे को। अब तीनों को एक एक हिस्सा दे दिया और ये जो विल थी इसको जो है वो काबा के अंदर जाके रखवा दिया ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके और इसको तीनों बेटे माने भी। इस तरह से जो मामून हैं, ठीक है, तो मामून यानी अल मामून,
इन मामून के हिस्से में जो एरिया आया वो था खुरासान का एरिया, यानी खुरासान जो है वो मामून के हिस्से में आया, और इसी तरह से जो अमीन है उनके हिस्से में बगदाद का हिस्सा आया, ठीक है, अरब की साइड का, और जो नॉर्थ की साइड का था ये आया जी अल कासिम के हिस्से में, ठीक है। तो ये इनको मिला। इस तरह से ये स्टेट जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, और यही सबसे बड़ी जो है माना जाता है बेवकूफ़ी थी हारून रशीद की, कि इतना अच्छा टाइम पीरियड हारून रशीद ने गुजारा, लेकिन उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने ये तकसीम इस तरह से की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो साजिशी तो हर जगह मौजूद होते हैं, तो उन्होंने फिर जो है मामून को भड़काना स्टार्ट कर दिया और अमीन को भड़काना स्टार्ट कर दिया कि भाई एक आपकी नहीं मानता, दूसरा आपकी नहीं मानता, तो इनके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस टाइम पे ये स्टार्ट हो गए अमीन के और मामून के। तो यानी जो विल थी वो 3 हिस्सों, बेटों को जो है वो सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया। लेकिन जो असल प्रॉब्लम पैदा हुई वो अल अमीन और अल मामून के बीच में पैदा हुई, क्योंकि अब ये भाई तो थे लेकिन ये सौतेले भाई थे, क्योंकि जो मामून थे ये दूसरी वालदा से थे और अमीन जो हैं ये दूसरी वालदा से थे। तो अब जब हुकूमत की तकसीम कर दी, अब एक्चुअली में जो अमीन थे इनके हिस्से में सबसे पहले आनी थी खिलाफत, क्योंकि तीनों को हिस्सा तो तकसीम कर दिया था, लेकिन ऊपर नीचे इनको खलीफा भी नॉमिनेट किया हुआ था कि भाई पहले अमीन होगा, उसके बाद मामून होगा, उसके बाद फिर जो है वो कासिम होगा। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो कहा हुआ था। लेकिन सबसे पहले जब अमीन को खलीफा बनाया गया तो कुछ लोगों ने अमीन को भड़काया। अब अमीन जो है माना जाता है कि ये कोई इतना ज़्यादा लायक नहीं था, ठीक है, गो के ये वो खलीफा था जिसका ताल्लुक जो है वालदा, क्योंकि जुबैदा थी और जो वालिद है वो हारून थे, तो दोनों की तरफ से जो है ये हाशमी नस्ल के थे, ठीक है। तो हाशमी नस्ल के ये पहले खलीफा गुजरे हैं। तो उसमें अब प्रॉब्लम ये था कि इनको कुछ लोगों ने भड़काया कि भाई जो मामून है वो अपनी इंडिपेंडेंट खुरासान के अंदर हुकूमत कर रहा है और वो आपको नहीं मानता। तो ऐसे में अमीन ने क्या किया जी, पहल की और मामून को बुलाया कि भाई आप जो है वो यहाँ पे आएँ। तो मामून वहाँ पे हाजिर नहीं हुआ और ऐसे में जो है वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई इन दोनों के बीच में। तो वहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। अब उसमें जिस शख्स ने एक अहम रोल प्ले किया वो था फजल बिन रब्बी, कि जिस टाइम पे हारून रशीद की जब डेथ हुई तो उस टाइम पे उसकी जो वेल्थ थी उसने ये कहा कि भाई ये वेल्थ जो है ये आपने किसको देनी है जी, ये आपने देनी है मामून को। लेकिन वो वेल्थ फजल बिन रब्बी खुद जो है वो पसंद नहीं करता था मामून को। तो फजल बिन रब्बी ने क्या किया कि वो सारे का सारा ख़जाना ला के दे दिया अमीन को, ठीक है। अमीन अब जो है वो अरब माँ का बेटा था और बगदाद जो है यहाँ से हुकूमत कर रहा था, बगदाद इस कंट्रोल में था। लेकिन जो मामून था वो पर्शियन माँ का बेटा था, तो इस तरह से वो खुरासान की साइड पे वहाँ पे उसका कंट्रोल था। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि भाई मामून ने को वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी जो कि अमीन को ला के दे दी, सिर्फ एक वजीर ने जो है वो अपनी चपकलिश में और दोनों भाइयों के बीच में एक किस्म की लड़ाई करवा दी। तो उससे अरब और पर्शियंस जो है वो आमने सामने आ गए। पहले से भी आमने सामने ही थे लेकिन फिर और ज़्यादा आमने सामने आ गए कि एक साइड पे यहाँ पे खुरासान है और दूसरी साइड पे यहाँ पे बगदाद है, ठीक है। तो बगदाद में अब है अरब और यहाँ पे खुरासान जो है यहाँ पे कौन है जी, पर्शियंस का कंट्रोल है। तो यहाँ पे है अमीन मामून और यहाँ पे है अमीन। अब ऐसे में हुआ क्या कि जितना भी अमीन था, जितने भी अरब थे वो सपोर्ट कर रहे थे अमीन को, और जितने भी नॉन अरब से खास करके जो पर्शियंस थे वो सपोर्ट कर रहे थे मामून को, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जंग बनी वो पर्शियन वर्सेस अरब की बन गई, यानी एक साइड पे पर्शियन और एक साइड पे अरब, तो इनकी जंग बनी। ऐसे में फिर जो है वो जंग आगे बढ़ी। तो फिर मामून ने क्या किया, बगदाद का जो है वो मुहासरा कर लिया और बगदाद का मुहासरा करके यहाँ पर फिर जो है वो शिकस्त दी गई। और उसके बाद जो है इसके साथ फजल बिन रब्बी, इसका फजल बिन सुहेल जो है बहुत ही काबिल किस्म का जनरल था मामून का, तो इसने जो है यहाँ पे आके पूरे का पूरा कंट्रोल संभाला। और इसका क्योंकि जो फजल बिन रब्बी था इसने वैसे भी जासूसी का एक सिस्टम जो है वो बनाया हुआ था, एक स्पाई सिस्टम, कि इसको पहले से ही खबरें मिलती रहती थी कि अमीन के महल के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और जैसे दूसरे के लोगों को ख़रीदते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं कि वहाँ पर हमें पता चलता रहे कि उनकी जो है वो प्रिपरेशन क्या है, वॉर प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, किस तरह की वहाँ पर टॉक्स हो रही है दरबार के अंदर। तो ये सारी बातें जो है वो फसल को पहले से ही मालूम होती रहती और वो अमीन को बताता रहता। तो काफ़ी तेज़ था। तो इसी ने जो है इसी की वजह से जो है वहाँ पे बगदाद का मुहासरा कामयाब भी हुआ, वहाँ के दरवाजे भी खुले बगदाद के, और फिर वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा लूट मार की गई, बहुत ज़्यादा लूट मार की गई। अपने यानी कि बाप की सल्तनत जो है वहाँ पे उसको लूट मार किया गया और नतीजे के तौर पे अमीन जो है वो भागते हुए मारा गया, ठीक है। और मामून जो है वो खलीफा बन बैठा। तो ये 2 साल का तकरीबन जो एक अरसा चला, ये एक सिविल वॉर का टाइम था और ये सिविल वॉर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा वीक भी किया जो है वो अब्बासिड कैलिफेट को। लेकिन अब क्योंकि मामून जो है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल था तो उसने फिर ये संभाल लिया कि जो भी ये टाइम पीरियड रहा और जिसने जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल-मामून की। तो अल-मामून का जो टाइम पीरियड रहा वो 813 से लेके 833 एडी का रहा, और ये भी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का ही टाइम था और बहुत ही शानदार किस्म का टाइम था। और जो मामून था ये भी बहुत काबिल किस्म का शख्स था, यानी कि हारून रशीद के बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई तो ओबियसली वो इसके बेटे मामून ने ही शोहरत पाई। अब ये क्योंकि पर्शियन माँ से था, ठीक है जी, इस वजह से इसका जो इन्फ्लुएंस था, यानी मामून का जो इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस था पर्शिया के अंदर बहुत ज़्यादा। तो अब बगदाद पे भी कब्जा हो चुका था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और कुछ जो है वो हमें यहाँ पे भी दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिलेंगे। दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स क्या देखने को मिलेंगे कि अब मामून पर्शियन था तो कुछ लोगों का ये मानना है कि उसने शिया को सपोर्ट किया जानबूझ के, और कुछ का ये मानना है कि उसने एज ए पॉलिटिकल जो एक विल के तौर पे, एक पॉलिटिकल जो है वो कहते हैं ना सियासी चाल, उसके तौर पे जो है पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे जो है वो शिया को सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। और ख़ासकर जो हारून रशीद ने जो है वो नफ्स ज़किया के जो भाई के अगेंस्ट में जो है एक किस्म का एक फ़ौजी बगावत की, उसे कैद कर दिया, तो उसके नतीजे के तौर पे भी जो है वो शिया बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो गए थे। तो ऐसे में अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मामून खुद जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था शिया का और उनकी फ़िलासफ़ी का, यानी मुतज़िला जो फ़िलासफ़ी है जो ये कहती है कुरान जो है वो क्रिएट किया गया, या फिर जो उसमें आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। जैसे शिया मानते हैं कुछ शिया जो है कि भाई 40 सुबारे थे कुरान के, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इशू, लेकिन जो एक्चुअल मुतज़िला फ़िलासफ़ी है जो जिसमें हम इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर, ऑलरेडी मैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ के अंदर इसको डिस्कस कर चुका हूं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें बेसिक एक जो थॉट था मुतज़िला फ़िलासफ़ी का वो क्या था कि भाई फ्री विल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हर चीज़ के ऊपर, यानी फ़िलासफ़ी को, फ़लसफ़े को हर चीज़ के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ये मुतज़िला फ़िलासफ़ी है। इवन यहाँ तक कि कुरान के अंदर भी जो लिखा हुआ है उस पर भी जो है ये मुतज़िला फ़िलासफ़ी ये कहती है कि आप उसके ऊपर भी लॉजिक अप्लाई करें, यानी फ़िलासफ़ी अप्लाई करें और फिर उसको फॉलो करें, अदरवाइज उसको फॉलो न करें। ये इस तरह की मुतज़िला फ़िलासफ़ी। लेकिन वहीं पे जो दूसरी फ़िलासफ़ी हमें इशारती नज़र आती है वो क्या कहती है कि जो बात कुरान में कह दी गई, जैसे इमाम गज़ाली ने कहा कि जो कुरान के ऊपर किसी भी ज़रूरत, या इस्लाम के अंदर इवन फ़िलासफ़ी अप्लाई हो ही नहीं सकती अब इशारती फ़िलासफ़ी जो है उसके तहत, कि भाई कुरान में जो कुछ अल्लाह ने कह दिया अब वहाँ पे इंसान की फ्री विल बिल्कुल भी नहीं, और वहाँ पे वो उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि दो मुख्तलिफ तरह की फ़िलासफ़ीज़ है ना, वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। सिंपली जो है कि वो फ्री विल को ज़्यादा मानते हैं मुतज़िला। तो ऐसे में कुछ लोगों ने, यानी एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो मामून है वो खुद शिया हो गया, या शिया के जो थॉट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। इवन इमाम रज़ा जो हैं, ठीक है, जो शिया के इमाम थे, उनको भी इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया उसके बाद कि जो 8वें इमाम थे इमाम रज़ा, ठीक है, तो उनको अनाउंस किया कि भाई मेरे बाद जो है वो आप जो है वो सक्सेसर होंगे। तो ये भी अब उनको माना जाता है कि उनके इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन वहीं पे एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि ये सिर्फ एक सियासी चाल थी, और सियासी चाल के तौर पे अमन व अमान बहाल रखने के लिए मामून ने क्या किया, मामून ने जो है वो इमाम रज़ा को जो है उन्होंने उनको नॉमिनेट किया कि भाई मेरे बाद जो है वो आप खलीफा बनिएगा, और शिया के साथ बना के रखी ताकि जो रियासत है उसके हालात जो है वो कंट्रोल में रहें। तो ये दोनों ही थॉट्स मिलते हैं, यानी एक मानते हैं कि चाल के तौर पर वो शिया के करीब गए, और दूसरे ये मानते हैं कि भाई वो शिया का इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन जो खुद इटसेल्फ शिया जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, शिया वो ये मानते हैं कि भाई जब मामून जो है, जब उन्होंने देखा कि एक्चुअल में जो है वो इमाम मूसा रज़ा जो हैं इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मौजूद है और बहुत ज़्यादा लोग इन्हें मानते हैं, और ख़ुद ज़्यादती की मामून ने खलीफा बन के, बल्कि इन्हें बनाना चाहिए था, तो इस वजह से वो शर्मिंदा हुआ और उसने अनाउंस किया। और इवन उसके अंदर भी फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि इमाम रज़ा को जहर दे के जो है, ठीक है, वो उनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया, और वो भी जहर दे के क्यों, क्योंकि मामून उनकी पॉपुलैरिटी से डर गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके ऊपर भी इस तरह के दो स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई यहाँ पे होते हैं। तो ये तो उनके एक पॉलिटिकल हिसाब से था, लेकिन एक्चुअल में जो इनका दौर था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शानदार रहा, ठीक है। अब एक्चुअली में मामून जो है उसका सारे का सारा जो हुकूमत का कंट्रोल था वो किसके पास था जी,
वो फजल बिन सहील के पास था। ये वही जो वज़ीर है टॉप लेवल का जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की और ख़ास करके मामून को हुकूमत दिलाने में या खलीफा बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये वही शख्स है, इसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल था। यानी कि मामून ख़ुद जो है वो क्योंकि एक आलिम था और ख़ुद पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो उसके तवज्जो वहाँ पर ही ज़्यादा होती। तो ख़ुद जो स्टेट के अफेयर्स हैं वो कौन कंट्रोल करता, वो ये वज़ीर साहब जो है वो कंट्रोल करते। इसके अलावा मामून वो पहला यानी कि अब्बासी खलीफा था जिसने जो है वो खुद विज़िट किया इराक़ का, शाम का और इजिप्ट का, ठीक है, दौरा किया, वहाँ पे वहाँ के हालात देखे और वहाँ के हालात के अकॉर्डिंगली देखा जहाँ पे फसल अच्छी है, जहाँ के हालात अच्छे हैं, वहाँ पे टैक्स को इंक्रीज़ किया, ठीक है, कि भाई ये पे कर सकते हैं। और देखा जहाँ पे जो है वो फसल के हालात ठीक नहीं, वहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते, तो वहाँ पे टैक्स को डिक्रीज़ किया। यानी कि इटसेल्फ जाके इन चीज़ों को चेक किया और वहाँ पे उन लोगों की दाद रसी की, उनसे सुने, उनसे प्रॉब्लम सुने कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो मामून को जाता है, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म्स करवाई और मिलिट्री के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक पूरे का पूरा पैदा किया, ताकि कहीं पे भी, अब क्योंकि मिलिट्री में एक्चुअली में उस टाइम पे जैसे कहा पर्शियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते थे और लोग भी मौजूद थे, तो पर्शियन और अरब भी मौजूद थे आर्मी के अंदर। तो वहाँ पर आर्मी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते थे, जिस वजह से फिर ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वहाँ पर क्रिएट किया गया ताकि पता चल सके पहले से बगावत का, ठीक है। इसके अलावा फिक्स सैलरीज उनकी रखी गई कि भाई आपको, और सैलरीज बढ़ाई भी गई और साथ में फिक्स सैलरीज रखी गई कि टाइम टू टाइम उनको जो है वो तनख्वाहें दी जाती। कंटोनमेंट्स बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कारनामा माना जाता है मामून का कि भाई जो छावनियाँ थी, फौजी छावनियाँ, वो बनाई गई कि हर टाइम पे एक स्टैंड बाय फोर्स जो है वो तैयार रह सके, ताकि किसी भी टाइम पे जब फौज चाहिए हो तो फौज को बजाय इसके कि घरों से बुलाया जाए कि भाई आप आएँ प्लीज़ जंग स्टार्ट होने लगी है, बल्कि जैसे आजकल कंटोनमेंट्स में होता है जैसे कि फौजी बैरकें हैं या छावनियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे कंटोनमेंट एरियाज़ बना दिए आर्मी के लिए कि आर्मी यहीं पर रहेगी, जो परमानेंट आर्मी है वो वहीं पर रहेगी और जिस टाइम पे भी जरूरत होगी जंग के लिए तो वहां से उसको यूज किया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है मामून का। जस्टिस सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग बनाया। अब जस्टिस सिस्टम तो पहले से भी जैसे चला रहा था, अबू यूसुफ को जो है वो हारून रशीद ने अपॉइंट किया हुआ था, तो जस्टिस सिस्टम उस टाइम पे वैसे भी बहुत शानदार था, अमन व अमान भी बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। इसके अलावा ख़ुद जो है वो हर इतवार को जो है एक ओपन कोर्ट होता, ओपन दरबार जो है वो होता और जिसमें सारे लोग जो है वो वहाँ पर आते और दाद रसी करते और मामून जो है ख़ुद उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनता, उनकी शिकायत सुनता और उसी टाइम पर उनके ऊपर एक्शंस भी लेता। तो ये भी एक बहुत अहम काम रहा, ठीक है। इसके अलावा खुद जो है वो कोर्ट्स में बैठता और टैक्सेशन की रिफॉर्म्स की, जैसे मैंने कहा कि जब उसने खुद विजिट किया मामून ने इन इलाकों का, तो खुद वहाँ पे जो है देखा जहाँ पे टैक्स ज़्यादा करना है वहाँ पे ज़्यादा किया, जहाँ पे कम करना है वहाँ पे टैक्स की रेट को कम किया। अकाउंटेबिलिटी जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई और स्पाइस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अब अकाउंटेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, जो गवर्नर्स थे उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमेशा बगावतें होती और गवर्नर्स जो है वो उनको ही पता ना होता कि उन्हीं के सूबे के अंदर कहीं ना कहीं बगावत हो रही है, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि भाई आपके इलाके के अंदर कोई कम से कम बगावत ना हो और जहाँ पे होगी तो रिस्पॉन्सिबल भी जो हैं वो आप होंगे। इसके अलावा जो एक जासूसी का निज़ाम था, बाकायदा जासूसी के निज़ाम को एक इदारे की सूरत में मुतारिफ़ करवाने वाला माना जाता है अल-मामून था, कि अल-मामून ने जो है पूरा जासूसी का जो है वो एक इदारा मुतारिफ़ करवाया, जिससे इसे आइडिया होता कि स्टेट में कब क्या और कैसे हो रहा है। अब ये इसको ज़रा समझिए कि अब देखिए जब मामून की जब लड़ाई हो रही थी या जिस टाइम पे मामून जो है वो खुरासान के अंदर मौजूद था और दूसरी साइड पे जो है वो अमीन मौजूद था बगदाद के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे जब अमीन की सारी खबरें मामून के पास पहुंचती तो वो इसके वजीर फसल बिन सहील का जो है वो कारनामा माना जाता कि उसने वहाँ पे लोगों को ख़रीदा हुआ था अमीन के महल के अंदर, जिस वजह से उसको खबरें मिलती और इसी वजह से उसको कामयाबी भी मिली। तो अब मामून इस बात को समझता था कि स्पाई सिस्टम का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए सिस्टम पूरे का पूरा मुतारिफ़ करवाया। नॉलेज लेवल था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा जो है वो स्कॉलर था, ठीक है, और ख़ुद बहुत बड़ा लर्नर और बहुत बड़ा स्कॉलर था। और हाउस ऑफ विजडम वो जो स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी हारून रशीद ने, उसकी सरपरस्ती उसी तरह से मामून ने भी जो है वो जारी रखी और वहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के लिटरेरी वर्क्स हुए। और अलकुंदी जो है वो उसका जो ताल्लुक़ है वो मामून के टाइम से, और अलकुंदी ने जो है कुछ लोग ये मानते हैं कि अलकुंदी हारून रशीद के टाइम से था और कुछ का ये कहना है कि मामून ने जो है वो अलकुंदी को जो है वो अपॉइंट किया, ठीक है, हाउस ऑफ विजडम के अंदर। तो
उसके बाद से हाउस ऑफ विजडम जो है वो स्पीड अप हुआ और वहाँ पे एक किस्म का बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। इसके अलावा मामून को शौक चढ़ा जी मेजरमेंट करवाने का ज़मीन की, कि भाई ये जो है ज़मीन कितनी गोल है और कितनी है, तो इसने मेजरमेंट वहाँ पे करवाई इसकी ज़मीन की। और 9 अगस्त 833 को जो है मामून का इंतकाल हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो अल-मुअतसिम है वो नए खलीफा के तौर पे सामने आया। और अल-मुअतसिम जो है वो क्योंकि टर्किश मदर से था तो फिर यहाँ पे टर्क्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी अब आप देखिए कि अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि जो मामून है, मामून की जो वालदा का ताल्लुक था वो किससे था, वो ईरान से था, वो पर्शियन थी। तो उसके नतीजे के तौर पे जो पर्शियंस थे, जो ईरानी सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से ईरान का इन्फ्लुएंस जो है, पर्शियंस का इन्फ्लुएंस मामून के टाइम पे बहुत ज़्यादा रहा। अब इसका जब दूसरा भाई आया मुअतसिम, ठीक है, तो अब मुअतसिम जो था उसकी जो वालदा थी वो कौन थी जी, वो थी टर्किश, तो वो तुर्की थी। इसका मतलब ये है कि अब इन्फ्लुएंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जो टर्क हैं वो कंट्रोल कर लेंगे पर्शियंस को और पर्शियन की सीट को, और इस तरह से उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अब्बासी खिलाफत के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये इन्फ्लुएंस जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह चेंज हो रहा है, क्योंकि अल-मुअतसिम का जो टाइम आएगा आगे, ठीक है, तो अल-मुअतसिम का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन उसमें अगर एक ही कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही तो वो क्या इंपॉर्टेंट रही कि जो टर्क इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा फैला, क्योंकि हर सीट के ऊपर टर्क बन गए। जो जनरल थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, उनको टर्क जनरल बना दिया गया। इसी तरह से जो गवर्नर्स थे उनकी जो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको चेंज करके वहाँ पे तुर्की लोग जो है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैला। तो ये जो टर्क थे एक्चुअली में अल-मुअतसिम जो है इसके टाइम पर बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस हुआ, और वो इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, जिसके नतीजे के तौर पर जो नेक्स्ट एरा आया, ठीक है, जो सेकंड एरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो सेकंड एरा उसमें हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिला, किसका, टर्क्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम इसको फर्स्ट एरा जो है इसको समराइज़ कर देते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि फ़र्स्ट जो एरा था, ठीक है, यानी कि पहले आप मान लें कि जो 100 साल थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, एक मजबूत किस्म का जो कंट्रोल रहा वो किसका रहा, वो अब्बासी खलीफा जो आए उनका एक मजबूत किस्म का होल्ड रहा, जो इसके बाद हमने देखा कि मज़ीद 400 साल हमें नज़र नहीं आया। तो पहले क्या हुआ जी, 37 में से 9 हुक्मरान फर्स्ट एरा के अंदर आए और अबू अब्दुल्ला असफ़ा जो है ये बुनियादी तौर पे इसने बुनियाद रखी, लेकिन जो रियल फाउंडर था, क्योंकि असफ़ा जो है इसके सारे का सारा वक्त जो है वो जंगों के अंदर गुजरा, तो जंगें लड़ता रहा। उसके बाद अल-मंसूर जो है, अबू जाफ़र अल-मंसूर, इसको सारे का सारा क्रेडिट जाता है कि अल-मंसूर ने एक्चुअली में जो है वो रियल फाउंडेशन दी, और 22 साल का जो दौर था वो एक शानदार किस्म का दौर था, इल्म और अदब के हवाले से भी और हर लिहाज से जो है इसने एक बुनियाद फराहम की अब्बासी खिलाफत को। उसके बाद अबू मुस्लिम जो है उस टाइम पे आर्मी के जो है वो पर्शियन हेड थे, तो इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो पर्शियंस जो हैं वो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उसमें हमने देखा कि जो अबू मुस्लिम है उन्होंने क्या किया कि एक रेवोल्यूशन जो है वो लीड किया खुरासान के अंदर, और खुरासान की बहुत बड़ी सपोर्ट उन्हें मिली, जिसके नतीजे के तौर पर वहाँ का इन्फ्लुएंस बढ़ा। इसके अलावा बड़ा मक्की जो थे, फर्स्ट में पर्शियन इन्फ्लुएंस जो था उसमें भी हमने देखा बड़ा मक्की का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। फिर जिसमें हमने देखा कि हारून रशीद जो है उन्होंने बड़ा मक्की को पहले तो बहुत इज्जत दी और एट द एंड उन्हें कैद कर दिया, और जिसके नतीजे के तौर पर उनकी फैमिली ही वहाँ पे ख़त्म होगी किस्म की। और इसके बाद अबू मुस्लिम का रिवॉल्ट हुआ, उन्हें कत्ल किया गया, ठीक है। और सिंदबाद का रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि ये पर्शियन थे तो सिंदबाद भी पर्शियन, उसने कहा हम रिवॉल्ट देंगे, लेकिन वहाँ पे फिर अरब और पर्शियन सामने आए, लेकिन वहाँ पे उनको जो है वो रिवॉल्ट ख़त्म किया गया। उसके बाद अल-महदी जो है, अल-महदी के टाइम पे क्या हुआ कि ज़िंदीक सामने आ गए। ये एक नया फ़िरका था जो नाउज़ुबिल्लाह काबा जो है उसको भी जो है वो माना जाता है कि अब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, यानी कि बहुत बुरे बुरे अल्फाज काबा के लिए इस्तेमाल किए, और ये एक इस्लाम के अंदर ही कहता था हम इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के अंदर एक नया फ़िरका सामने आया और जिसने जो है ना खिलाफत को मानना छोड़ दिया, हर चीज़ को मानना छोड़ दिया। तो इनके खिलाफ फिर अल-महदी ने पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री बनाई थी कि भाई वो मिनिस्ट्री जो है वो कंट्रोल करेगी इनको, तो इनको कंट्रोल किया गया अल-महदी के टाइम पे। और बड़ा मक्की के साथ हारून रशीद के ज़माने में स्टार्ट में बहुत अच्छा था, और एंड में फिर क्या हुआ, इसी तरह से मामून जो है वो पर्शियन था तो पर्शियन इन्फ्लुएंस मिला। मामून और अमीन का हमने देखा किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहा, अरब और पर्शियन के एक दूसरे के आमने सामने आए। और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम ये जो थी सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एरा के अंदर, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रही वो यही रही कि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी, गोल्डन एज ऑफ नॉलेज थी, ठीक है। इमाम रज़ा का हमने इशू देखा कि अलावती जो है उनकी सपोर्ट में आए तो उनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन बाद में फिर इल्ज़ाम दिया जाता है कि मामून ने उन्हें जहर दे के मार दिया, ठीक है। उसके बाद अल-मुअतसिम के टाइम पर हमने देखा
देखा कि टर्किश जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा फैल गया, ठीक है, और टर्क्स जो है उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो टर्क्स का इन्फ्लुएंस फैला तो उसके नतीजे के तौर पे मिलिट्री जो है उनके कंट्रोल में आई, बाकी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में आई, और अलवातिक जो है आखिरी हुक्मरान था फर्स्ट एरा का, यानी कि जो नौवां हुक्मरान था इस फर्स्ट एरा का वो अलवातिक था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, एंड हुआ फर्स्ट एरा को, और ये फर्स्ट एरा स्ट्रॉन्ग अब्बासिड होल्ड था। और उसके बाद क्या हुआ, और इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, यानी जो पहला एरा था उसके अंदर ईरानी इन्फ्लुएंस था, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि ईरानियों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। और उसके बाद अब जब सेकंड एरा की तरफ जाएंगे तो वहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा पर्शियन से टर्क्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ही फर्स्ट एरा हमारा आया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड एरा की, और इसको हम ब्रीफली देखेंगे क्योंकि जो एक्चुअली में जो एक्चुअल अब्बासी खिलाफत थी वो उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम पैदा किया अब्बासियों के अंदर तो वो हारून रशीद थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है इनको स्टडी किया जाता है, उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मामून थे, जिसका हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि ये वो टाइम था जिस टाइम पे गोल्डन एज थी, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी किया जाता है। और ये बहुत अमन व अमान का दौर था कि बैतुलमाल भरा हुआ होता लेकिन कोई लेने वाला ना होता। लेकिन उसके बाद जब ग्रेजुअली जब अब्बासियों का कंट्रोल वीक हुआ, जब कमज़ोर हुआ, तो उस कमज़ोरी के नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि जो इंटरनल जो फोर्सेस जो पहले से बैठी हुई थी कि इस तरह से हमें मौका मिले, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी वो दोनों ही, यानी कि इंटरनल फोर्सेस भी और एक्सटर्नल फोर्सेस भी जो दोनों थी, ये दोनों ही चिपट पड़ी। और इसके तो नतीजे के तौर पे जो अब्बासी खिलाफत थी वो एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल होती रही, लेकिन कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहा। तो जो सेकंड एरा था इसके अंदर 13 जो है वो हुक्मरान आए 37 में से, ठीक है। और ये जो 13 हुक्मरान थे तो ये वो टाइम था जिस टाइम पे डिसेंट्रलाइज्ड कैलिफेट हो गई, यानी जो खिलाफत थी इसको क्या कर दिया गया जी, ये डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अब डिसेंट्रलाइज हम ये जानते हैं कि जब सेंटर जो है, अब जैसे एक किस्म का आप कह लें एक वफाकी निज़ाम, ठीक है। अब वफाकी निज़ाम में क्या होता है कि वफाक का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता सूबों के ऊपर, बल्कि सूबे एक किस्म का आज़ाद हुक्मरान के नीचे काम करते हैं और वहाँ पे आज़ादी होती है। सिर्फ कुछ चीज़ों में वो बाउंड होते हैं सेंटर के, अदरवाइज़ वो बिल्कुल जो है वो आज़ाद होते हैं अपनी टैक्स कलेक्शन में, अपनी आर्मी में, और वहाँ पर उनके हुक्मरान अलग से बैठे होते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है एक किस्म की। तो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे सेकंड कैलिफेट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट एरा के अंदर ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट एरा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो वो यूनिटरी सिस्टम हम उसे मान सकते हैं। अब क्या हुआ, एक फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया कि वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। अब वो कैसे हुई कि जो खलीफा था, खलीफा ने क्या किया, अपना सारा इख्तियार दे दिया मिनिस्टर को कि भाई मिनिस्टर जो है वो चलाएगा। मिनिस्टर्स ने क्या किया, आगे सब मिनिस्टर्स को जो है वो इख्तियार दे दिया, यानी उनके जो नीचे मिनिस्टर्स थे उनको इख्तियार दिया, उन्होंने आगे वाइस मिनिस्टर्स को इख्तियार दे दिया। तो अब ये देख रहे हैं किस तरह से यानी कि जो है ना एक किस्म का डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर खलीफा है तो खलीफा ने इख्तियार दे दिया किसको जी, मिनिस्टर्स को, इसको दिया, इसको दिया। अब इस शख्स ने अपने नीचे जो मिनिस्टर्स थे उन्हें इख्तियार दे दिया, इन्होंने इनके नीचे जो मिनिस्टर्स थे उन्हें इख्तियार दे दिया। तो इस तरह से जो खलीफा का होल्ड था वो तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया यहाँ पे एंड पे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो है ये उस टाइम पे नुकसान हुआ कि अब्बासी खिलाफत जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई। और टर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि अल-मुअत्तसिम के टाइम से हम देख चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। तो टर्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, इतने पावरफुल कि वो चूज़ करते, वो चुनते कि भाई नेक्स्ट खलीफा जो है वो कौन होगा। और इवन अगर टर्क्स को पसंद ना आता, यानी उनकी मर्जी का खलीफा ना होता, अगर वो डिसलाइक करते तो वो क्या करते, वो उस खलीफा को कत्ल कर देते या कत्ल करवा देते। अब जैसे कि उन्होंने किसको कत्ल करवाया, अल-मुतवक्किल को उन्होंने कत्ल करवाया, अल-मुअत्तसिम को कत्ल करवाया, अल-मुहतदी, अल-कादिर, अल-मुत्तकी, ये वो खलीफा हैं जिनको जब टर्क्स ने पसंद नहीं किया तो इनको क्या कर दिया जी, इनको कत्ल करवा दिया गया कि भाई आप हमारी मर्जी के नहीं। इससे ये साबित होता है कि कितना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था सेकंड एरा के अंदर जो है वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था टर्क्स का इसके अब्बासी खिलाफत के अंदर। और समारा जो है ये कैपिटल था, समारा एक शानदार किस्म का कैपिटल जो है वो बनाया गया। और उसके बाद वो जो वाइस गवर्नर्स थे जो यानी सब डिवीजन की भी थी डिसेंट्रलाइजेशन की, अब उसका नतीजा क्या निकला कि उसका नतीजा ये निकला कि वो आज़ाद हो गए, वो इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए। जैसे मैंने कहा ना कि एक वफाकी निज़ाम हो गया, तो अब उसमें हर सूबा आज़ाद है। तो अब अगर कोई सेंटर पूछता भी है तो वो कभी जवाब देते हैं, कभी नहीं देते, क्योंकि सेंटर के पास पावर्स नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो वाइस गवर्नर्स थे, ठीक है, वो आज़ाद होते चले गए। और उसके नतीजे के तौर पर एक कंट्रोल जो था वो अब्बासी खिलाफत का सिवाय इसके बराए नाम था और कुछ भी नहीं था।
इसी के अलावा उस टाइम पे जो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वो उभर के सामने आई इस सेकंड एरा के दौरान। ये तहारी स्टेट जो पहले से मौजूद थी, जिस टाइम अब्बासी खिलाफत स्टार्ट हुई थी, ये उसी टाइम से जो है वो ईरान के अंदर मौजूद थी, लेकिन इन्होंने कभी भी जो है वो अब्बासियों के साथ जंग नहीं की, अब्बासियों ने इनके साथ नहीं की, बल्कि ये मिल के जो है वो एक दूसरे के साथ हुकूमत करते रहे, इनको नहीं छेड़ा गया। ये इंडिपेंडेंट हो गए, सफारी स्टेट इंडिपेंडेंट हो गई, ओस्मानदीज जो है एक नई पावर सामने आई और ये भी इंडिपेंडेंट हो गई। ये वो छोटी छोटी स्टेट्स थी जो कि सेकंड एरा के दौरान सामने आई, पहले भी मौजूद थी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका बढ़ा और इन्होंने सेंटर को से जो उसको जवाबदेह होना ही छोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल फाइट्स जो हैं वो टर्क्स के अंदर स्टार्ट हो गई। अब ये जो सेकंड एरा था, अब इसमें क्या हुआ, अब इसकी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, अब इसकी डिक्लाइन कैसे हो रही है कि पहले अब जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे जो टर्क थे, ठीक है, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होता चला गया और इस सेकंड एरा के दौरान इतना कमजोर हुआ कि एंड में फिर इन्हीं के टर्क्स के अंदर ही जो कबीले थे उनकी आपस में फाइट स्टार्ट हो गई, क्योंकि उस टाइम पे सेंट्रल एशिया के अंदर ये थे, तो सेंट्रल एशिया के अंदर इनके छोटे छोटे कबीले मौजूद थे, तो वहां पे जब इनकी इंटरनल फाइट स्टार्ट हुई तो इस तरह से एक थर्ड पावर जो थी उसको मौका मिला इस वैक्यूम को फिल करने का और इनके टर्क्स कंट्रोल को कम करने का। वो बोया थे। ठीक है, अब ये बोया या बोहवीड्स जो थे ये जो है न्यू मास्टर बन बैठे। ये जो बोया थे इनको हम थर्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये जो कंट्रोल था यानी सेकंड एरा का, सेकंड एरा जो है वो एक कमज़ोर अब्बासी खिलाफत थी, डिसेंट्रलाइजेशन थी, अब्बासी खिलाफत सिर्फ नाम की थी और एक्चुअली में जो है वो जो वाइस गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंट रूलर्स बन बैठे थे। तो इस वजह से कोई खास कारनामा इस टाइम पे हो नहीं सका। वो जो एक टाइम चला जा रहा था वो डिक्लाइन की तरफ या मुसलसल जा रहा था, कमज़ोरी की तरफ यानी जा रहा था। वो फर्स्ट एरा का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड एरा की तरफ, अब्बासी एरा के। और जो थर्ड एरा है इसके अंदर 37 में से 5 हुक्मरान गुजरे। ठीक है जी, और ये जो थर्ड एरा है इसको एसोसिएट किया जाता है बोया के साथ, ठीक है, या बोहवीड्स के साथ। ये एक्चुअली में जो बोया थे इसकी बुनियाद किसने रखी, इसकी रखी जी अली बिन बोया जो है इसने इसकी बुनियाद रखी। और ये जो बोया फाउंडेशन थी ये तकरीबन 934 से लेकर 1062 तक अब्बासी खिलाफत के ऊपर इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा। अब आप देखिए तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा जो है इनका इन्फ्लुएंस रहा अब्बासी खिलाफत के ऊपर। ठीक है, तो अब्बासी खिलाफत फिर खुद इटसेल्फ कहाँ पे थी, तो बहुत ज़्यादा जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। तो टर्क्स जो थे पहले उनसे कंट्रोल लिया गया क्योंकि उनकी इंटरनल फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और बोया जो है उनके पास कंट्रोल चला गया। अब बोया जो थे एक्चुअली में इनका जो ताल्लुक था वो कहाँ से था, वो था ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये जो कैस्पियन सी है यहाँ पे इस इलाके से इनका ताल्लुक था और यहाँ पे इन्होंने तेहरान के ऊपर सबसे पहले जो है वो कंट्रोल हासिल किया और करते करते बाकी यहाँ पर्शिया के इलाके के ऊपर कंट्रोल किया। फिर यहाँ से बगदाद बढ़े और बगदाद के ऊपर समारा के ऊपर इनका कंट्रोल हुआ और समारा का अब्बासी रूलर जो है वो सिर्फ बराए नाम वहाँ पे बैठा रहा, अदरवाइज सारे का सारा जो कंट्रोल था वो बोया के पास आ चुका था। ठीक है, अब ये बोया अगर आइडियोलॉजी की बात की जाए, अगर रिलीजन की बात की जाए तो उसमें थे तो मुसलमान लेकिन थे शिया इस्लाम। ठीक है, इनका ताल्लुक शिया इस्लाम से था, लेकिन अब ये मानते हैं कि ये शिया इस्लाम में जो 12 इमाम को मानते हैं, ठीक है, यानी इस्माइली से हट के, हम इस्माइली या फातमी उनकी बात नहीं कर रहे, जो 12 इमामों के मानने वाले उनकी बात करें तो ये उनको मानते थे, लेकिन फिर भी उसमें जो अलावती थे जो पहले से यहाँ पे मौजूद थे, अहले बैत के सपोर्टर, ठीक है, और ख़ास करके जो इमाम के सपोर्टर थे, ठीक है, वो उस टाइम पे वो भी इन शिया के अगेंस्ट थे और उनकी भी ये कोशिश थी, वो उनको मानने से इनकार किया कि भाई आपका कोई हक नहीं हुकूमत के ऊपर, बल्कि अहले बैत को खिलाफत मिलनी चाहिए। और वही जो सिलसिला जो हमने देखा था अभी जो है वो एक बहुत पुराना सिलसिला स्टार्ट हो चुका था, हज़रत बकर के बाद से स्टार्ट हुआ, तो वो सिलसिला से चला आया कि भाई शिया जो है वो इसी तरह से सपोर्ट में थे किसकी, अहले बैत की खिलाफत में। तो ये भी शिया थे लेकिन ये अलग से थे। अब ये जो शिया थे ये मानते थे कि जो इनका ताल्लुक था वो सैसनीड फैमिली से है, यानी जो सासानी एम्पायर थी, जो लास्ट पर्शियन एम्पायर भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमने देखा हज़रत उस्मान के ज़माने के टाइम पे जो है वो फुली जो है कनकर्ड हुई, तो उसमें जो ये सासानी ख़ानदान था, क्योंकि ईरान जो है या पर्शिया जो है इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, इससे पहले बहुत बड़ी सुपर पावर रही, और ख़ास करके जो ये जो सासानी ख़ानदान था, ये पर्शियन बादशाह थे, उनका बहुत बड़ा एक नाम हुआ करता था, एक मर्तबा हुआ करता था। तो ये जो सैसनीड ख़ानदान था, तो ये मानते हैं कि हम उनके जो है वो डिसेंडेंट्स हैं, तो उनके मानने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा हक है, हमारा राइट है कि हम ईरान के ऊपर
हुकूमत करें, क्योंकि हमारे ख़ानदानों को पहले हटाया गया इस्लाम के टाइम पे और उसके बाद जो है इस्लाम के अंडर ये चले गए, अरबों के अंडर यानी कंट्रोल में गए, तो अब दोबारा से हम इन्हें ईरानियों के कंट्रोल में, ईरान को यानी पर्शिया को पर्शियंस के कंट्रोल में लाएंगे। तो ये लोग एक्चुअली में थे कौन से, ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म के मानने वाले थे या पारसी थे। तो ये पारसी जो है ये मुसलमान हुए थे, नए नए मुसलमान हुए थे और शिया मुसलमान थे। तो इनका ये थर्ड एरा के अंदर जो है वो कंट्रोल बना और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। अब बीच में इंटरनल इन्फ्लुएंसेस तो इनके भी थे, ठीक है, और इन्होंने क्लेम किया कि भाई इन्हें जो है वो रूल करना है। तो इन्होंने फिर क्या किया, अब्बासीद को एज ए पपेट जो है वो एक कठपुतली के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया और बाकी सारे का सारा कंट्रोल जो है वो इनके था। लेकिन फिर भी इनकी अब अपोजिशन दो तरफ से हो रही थी, ज़रा आपने इस बात को भी समझना है। थर्ड एरा की बात कर रहे हैं, एक साइड से तो फातिमी जो है वो भी इनकी अपोजिशन में थे, ठीक है, या ये उनकी अपोजिशन में थे। अब फातिमी जो है वो एक्चुअली में हज़रत फ़ातिमा के नाम के ऊपर उन्होंने खिलाफत की और वो भी ये मानते हैं कि वो अहले बैत के मानने वाले हैं और हज़रत फ़ातिमा या हज़रत अली से उनका लिंक है, ये भी शिया हैं। लेकिन ये 12 इमाम या असना अशरी शिया वाले नहीं, ये दूसरे हैं, ठीक है। तो फातमी शिया जिनका इमाम यानी कि अभी भी चला आ रहा है, उनके इमाम तो सिर्फ 12 थे, लेकिन इनके इमाम जो है ये फिर उनका इसी तरह से एक सिलसिला चला आ रहा है। तो ये इनकी हुकूमत थी उस टाइम पे मिस्र के अंदर, क्योंकि इन्होंने मिस्र को जो है उस टाइम पे कंट्रोल किया हुआ था और उसके बाद हमने देखा इन्होंने शाम को भी कंट्रोल कर लिया और फिर जब आगे देखेंगे सलाहुद्दीन अयूबी आएंगे तो वो फिर जो है इनको शिकस्त देंगे। तो एक तो ये पोजीशन थी और दूसरा अहले बैत के जो मानने वाले अलावती थे, ठीक है, जो शिया थे अलावती, वो जो है वो भी इनके अपोजिशन में थे। तो दो शिया सेक्ट ही इनकी अपोजिशन में उस टाइम पे मौजूद थे। लेकिन इसका हुआ क्या थर्ड एरा के अंदर, कि थर्ड एरा के अंदर इनकी हुकूमत की वजह से सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो हुआ वो ये हुआ कि ईरान के अंदर बहुत बड़ा जो है इनका असर हुआ और एक बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी जो है वो स्प्रेड हुई। कहाँ पे, ईरान के अंदर। आज अगर हम ये देखते हैं कि ईरान जो है वो एक शिया स्टेट है, शिया इस्लामिक स्टेट है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो वो किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 90% जो है वो शिया हैं। लेकिन अब अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे हर टाइम पे शिया थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। पहले तो वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म के मानने वाले थे, यानी पारसी मज़हब के मानने वाले थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर वो जो है वो सुन्नी इस्लाम, उसके बाद जो है फिर हमने देखा कि अब इस टाइम पे ये जो बोया शिया थे इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैला। तो यहाँ से ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है इस थर्ड अब्बासी एरा के दौरान जो है वो शिया हो गई। और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि यहाँ पे ईरान के अंदर हमें जो इन्फ्लुएंस नज़र आता है वो शिया का ही है और उन्हीं की हुकूमत है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे इनकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैली और बहुत स्ट्रांग होल्ड हुआ, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई वो सैसनिड ख़ानदान से हैं और एक्चुअली में ईरान उन्हीं का है। तो इस वजह से ईरान के लोगों ने भी उन्हें फिर सपोर्ट किया, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, इनकी जो डायनेस्टी है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया जी, जो हमदाल की एक मूसल के अंदर एक स्टेट थी, इंडिपेंडेंट स्टेट, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। वहाँ पे भी इनका इन्फ्लुएंस फैला। इसी दौरान जो है वो जो गजनवी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सवांदीस को जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जहाँ पे निकली थी, ठीक है, खुरासान के साथ, तो उसको भी वहाँ पे शिकस्त दे दी। अब इन्होंने इनका जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, एक्चुअली में वो क्या था, इन्होंने क्या किया जी, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। यानी थर्ड एरा के अंदर इन बोया ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, लॉर्डशिप्स इंट्रोड्यूस करवा दी। अब ये जो लॉर्डशिप्स हैं, ठीक है, लैंड लॉर्ड जिन्हें कहा जाता है या फिर जागीरदार आप जिन्हें कहें, ये इन्होंने जागीरदारी निज़ाम जो है वो मुतारिफ करवा दिया उस टाइम पे। अब ये जागीरदारी निज़ाम उस टाइम पे यूरोप के अंदर बहुत फेमस था, या उसी टाइम पे यूरोप के अंदर भी इसका आगाज़ हुआ था। अब जागीरदारी निज़ाम हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लॉर्डशिप। अब ये लॉर्डशिप क्या है एक्चुअली में, कि अब देखें आज भी हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर हमें ये जागीरदारी निज़ाम देखने को मिलता है कि ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं और वहाँ पे एक जागीरदार जो है वो उसका मालिक है और उसके नीचे बहुत से वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं और जिनके कोई राइट्स नहीं, ठीक है, या बहुत ही मिनिमम पे के ऊपर मज़ारीन जिनको कहा जाता है, वो मज़ारीन वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जागीरदारी सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया गया उस ज़माने के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुल्क को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी जागीरों में तकसीम किया और उन जागीरों के ऊपर इंचार्ज बना दिया, ठीक है, जागीरदार को इंचार्ज बना दिया जो कि सरकारी था या वहाँ का एक कोई बड़ा जिसका इन्फ्लुएंस था। उसके नतीजे के तौर पे उन्होंने क्या किया, उस जागीरदार ने अपने नीचे अपॉइंट किए वर्कर्स। अब वो जो वर्कर्स थे वो वर्कर्स बहुत ही
लो वेज के ऊपर, बहुत ही कम सैलरी के ऊपर, या शायद कभी सैलरी भी नहीं बल्कि जो वहाँ से पैदावार होती उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उन्हें दिया जाता और वो छोटा सा हिस्सा उससे गुजारा करते। यानी एक बहुत ही जुल्म का एक निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया उस टाइम पे। गो कि उन्होंने ये सोचा, यानी कि बोया ने ये सोचा कि इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई उन्हें छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर भी कंट्रोल मिलेगा और आसानी से कंट्रोल मिलेगा, इससे इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जागीरदारी निज़ाम जो है फिर इसने बहुत ही बुरी शक्ल इख्तियार कर ली और नतीजे के तौर पर इसने जो गरीब लोग थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, जो लो लेवल का तबका था, और ये जो जागीरदार थे ये वहाँ पे मुकम्मल तौर पे हुक्मरान बन बैठे। अब जब ये हुक्मरान बन बैठे, इंडिपेंडेंट रूलर बन बैठे, तो नतीजा क्या हुआ कि एक दोबारा से एक वैक्यूम पैदा हो गया। और वैक्यूम क्या पैदा हो गया कि इंटरनल फाइट स्टार्ट होगी। अब स्टेट के अंदर इंटरनल फाइट्स, क्योंकि ये स्टेट को मान नहीं रहे, स्टेट को टैक्स भी पे नहीं कर रहे, कुछ पे कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, क्योंकि जागीर सारी इनके कंट्रोल में है। अब नतीजे के तौर पे दोबारा से जो है इनका, जैसे मैंने कहा कि फातमी या जो अहले बैत के जो अलावती थे उनके साथ भी इशूज़ थे, और अब्बासीद भी जो है इनके अगेंस्ट ही थे, लेकिन उनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसे में इनके इंटरनल इशूज़ आपस में स्टार्ट हुए शिया के कि भाई हमने जो है हमारे पास हुकूमत होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। तो उससे इनका होल्ड आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला गया, जिससे फ़ायदा किसको हुआ? दोबारा से टर्क्स को फ़ायदा हुआ। अब टर्क्स जो है वो नई शक्ल में आए, यानी सल्जोक जो टर्क थे, जो ओस कबीला था, ठीक है, उसके जो सल्जोक थे वो इस शक्ल में आए और उन्होंने आके जो है वो कंट्रोल संभाल लिया। किससे? बोया से। तो इस तरह से ये जो थर्ड एरा है ये पूरे का पूरा जो कंट्रोल रहा वो किसका रहा? वो शिया का रहा। और एक ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, लैंडलॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, और उसके हमने देखा कि फिर नुकसानात भी क्या हुए और फिर उससे पावर जो है वो शिफ्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट एरा की, अब्बासीद कैलिफेट की, कि जो आखिरी एरा था इसकी बात करते हैं। अब देखिए अब जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है। अब सबसे पहले हमने देखा था कि पावर जो थी वो फारस या ईरानियों के हाथ में थी, ठीक है। अब ईरानियों से क्या हुआ कि ईरानियों से वो टर्क्स के पास चली गई, ठीक है। टर्क्स ने उसको आहिस्ता आहिस्ता अल-मुतसिम के ज़माने में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा वो किसके पास चली गई? बोया के पास या बोहेवियंस के पास चली गई, और जो कि शिया थे तो उन्होंने सारे का सारा कंट्रोल संभाला और लैंड लॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो सेकंड एरा था, ठीक है, यहाँ पे टर्क्स ने डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। बोया ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? जागीरदारी निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, लैंड लॉर्डशिप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद दोबारा से जब इनके इंटरनल इन्फ्लुएंसेस जो है वो बुलंद होने लगे तो उसके नतीजे के तौर पर दोबारा से टर्क्स को मौका मिला, और जो टर्क्स थे सल्जोक की शक्ल में जो है एक नई एम्पायर बिल्ड हुई और उन्होंने जो है कंट्रोल हासिल कर लिया इस पूरी की पूरी स्टेट का, ठीक है। तो इस तरह से ये नए मास्टर्स जो है वो आ गए। अब इस एरा को एक्चुअली में कुछ अच्छा भी कहा जाता है और कुछ बुरा भी कहा जाता है। अच्छा इसलिए कहा जाता है गो कि ये अब्बासी हुकूमत तो नहीं थी, लेकिन अब्बासियों की जो ओरिजिनल हुकूमत थी, जो ओरिजिनल थॉट्स थे उनके, जो सुन्नी इस्लाम के थॉट्स थे जो उन्होंने उस टाइम पे दिए थे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की सूरत में, वही सल्जोक ने आके बिल्ड की और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक सेंट्रलाइज स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड किया, ठीक है। और दोबारा से सुन्नी इस्लाम का रिवाइवल किया यहाँ पे, और जितने भी जो अपोजिट सेक्स थे उनको यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर जो है दबाया इस टाइम पे आके। तो अब ये जो सल्जोक थे इनका ताल्लुक किससे था जी? ओस कबीले से था, ओस खान। तो ये जो सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत से कबीले उस टाइम पे रहा करते थे, छोटे छोटे कबीले। तो ये जो सल्जोक्स थे इन्होंने इन सारे के सारे टर्क जो कबीले थे, टर्क ट्राइब्स थे, इनको इकट्ठा किया, और इनको इकट्ठा करके तो इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मार्च स्टार्ट कर दी नीचे की साइड पे, यानी कि वहाँ से ईरान की साइड पे और शाम की साइड पे। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हासिल करना स्टार्ट कर दिया, और फिर इन्होंने जो है वो डिफीट किया बोया को और पूरे का पूरा कंट्रोल हासिल किया। अब ये सुन्नी मुसलमान थे, उन्होंने सुन्नी अकीदा को जो है स्प्रेड किया। इनका जो हुक्मरान था वो तुगरल बेग था, जो यानी सबसे पहला जिसने ये आगाज़ किया, ठीक है, सल्जोक एम्पायर का, वो तुगरल बेग था। उसके बाद जो है फिर ये कंट्रोल गया जी अल्प अरसलान के पास, और अल्प अरसलान जो है वो भी काफ़ी अच्छा एक हुक्मरान रहा। लेकिन इसके टाइम पे हुआ क्या अल्प अरसलान के टाइम पे कि माना जाता है कि इसने जो है वो फ्री हैंड दिया क्रिश्चियंस को, यानी जो ईसाई थे इनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बर्ताव किया, और नतीजे के तौर पे इसने ईसाई जो हैं उनको इजाज़त दी कि वो जेरूशलम के अंदर जाके, ठीक है, वहाँ पे आबाद हों, यानी जो आज फ़लस्तीन है, इसराइल है, तो वहाँ पे जाके ये सारे के सारे आबाद हुए इसके अल्प अरसलान के टाइम पे।
अब ये वहाँ पे आबाद तो हो गए, उसके बाद जब ये, क्योंकि पहले ये बिखरे हुए थे, देखिए अब पहले ये अलग अलग जगह पे यूरोप के अंदर या यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे थे, तो अब अल अरसलान ने इनको जब फ्री हैंड दिया, इनको सपोर्ट किया, तो ये सारे के सारे कहाँ पे आके जी, यरूशलेम के अंदर आके यहाँ पे बसना स्टार्ट हो गए। तो जब ये बिखरे हुए थे यानी डिवाइड थे तो इनकी पावर तो थी नहीं, लेकिन जब ये एक जगह पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने साजिशें स्टार्ट कर दी और खुद को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे एक पूरे का पूरा कंट्रोल हासिल कर दिया, जो आज भी हम देख रहे हैं वो वैसे का वैसा है। तो ये सारे का सारा जो अभी डिस्क्रेडिट है इस टाइम पे ये कि जो हालात बने हुए हैं फ़लस्तीन के अंदर, ये सारे का सारा जो जुल्म हो रहा है और इसराइली जो जुल्म कर रहे हैं वो क्या है जी, वो अल अरसलान की वो गलती है जिसकी वजह से जो है ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, अब इसके नतीजे के तौर पे जब ये यहाँ बैठे तो इन्होंने क्या किया, साजिशें स्टार्ट कर दी और उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे फिर क्रूसेड्स या सलीबी जो जंगें हैं, ठीक है, वो सलीबी जंगें जिनको हम आगे देखेंगे, तो वो सलीबी जंगें हुई और सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है फिर इनको शिकस्त दी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इनका कंट्रोल हुआ और फिर आज भी इन्हीं का कंट्रोल ही है। ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पर जो क्रूसेड्स हुई, ठीक है, ये जो वहाँ पे बैठे। अब इसी दौरान कुछ नई स्टेट्स हमें सामने देखने को मिली, एक एटबिका स्टेट थी और दूसरी जिनकी फैमिली थी। ठीक है, अब और यही जो जिनकी फैमिली थी जो कि एटबिका स्टेट एक्चुअली में रन कर रही थी, ये बाद में बनी अयूबी स्टेट, यानी कि अयूबी रियासत ये बन गई। अब ये ख़ानदान जो था ये एक्चुअली में ये कुर्द थे, यानी थे तो टर्क, ठीक है, टर्की की ही एक ट्राइब था लेकिन था कुर्द। जैसे आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पे शाम और टर्की के बीच में जो वहाँ पे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो ये कुर्द ही जो हैं सलाहुद्दीन अयूबी के ख़ानदान वाले, ये वहाँ पे सारे का सारा इन्होंने इश्यूज़ वहाँ पे बनाए हुए हैं, सिविल वॉर चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये थे जो है वो एक्चुअली में खिलाफत की सपोर्ट में थे, यानी अब्बासी खिलाफत की सपोर्ट में थे। ठीक है, तो इन्होंने फिर बाद में अयूबी स्टेट बनाई और इन्हीं के बीच में से जो है वो अयूबी जो है सलाहुद्दीन अयूबी जिसके नाम के ऊपर फिर बनी, तो उसने जो है वो क्या किया जी, उसने फातिमीद को, जो जिनका बहुत ज़्यादा असर उस टाइम पे मिस्र के अंदर हो गया था, ठीक है, फातिमी शिया का, और शाम के अंदर जो है फ़लस्तीन के इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पे, ये यहाँ पे अगर मैप के अंदर देखें तो इस इलाके के अंदर फातिमी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और इन इलाकों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने ये सारे का सारा, आपको जितना भी मैप दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में ये 1171 से लेके 1246 तक के बीच का ये मैप है। तो इसमें जो है वो ये सारे का सारा इलाका जो है वो फतह किया गया। ठीक है, तो ये किसने किया जी, ये अयूबी स्टेट जो है उसने फतह किया और ये अयूबी रियासत बनी और ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। क्योंकि इस साइड पे अगर हम देखेंगे, ये जो हमें साइड दिखाई देगी तो यहाँ पे सल्जोक हमें दिखाई देंगे, तो ये थी सल्जोक की सपोर्ट में, क्योंकि दोनों टर्क ही थे और अलग अलग कबीलों से थे, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे की सपोर्ट में ही थे। ठीक है, तो ये एक इनका जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी का जो कारनामा है जो याद रखा जाता है। इसके अलावा क्या हुआ जी, दोबारा से इंटरनल फैमिली इश्यूज जो है वो यहाँ पे भी सामने आए और उसमें फिर क्या हुआ कि अब इन्होंने एक नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब ज़रा आप देखिएगा कि हम देख रहे हैं कि हर जो एरा है अब्बासीड कैलिफेट के अंदर, एक तो वो नया रूलर आ रहा है और दूसरा वो एक नया निज़ाम जो है वो मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या नया निज़ाम मुतारिफ करवाया, शाह का। ठीक है, एक नया टाइटल दिया शाह का, शाह टू कंट्रोल द स्टेट। ठीक है, अब शाह इन्होंने छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर, यानी जिनको हम कहते हैं गवर्नर, इस टाइम तक हम उन्हें गवर्नर कह रहे थे, अब वही गवर्नर जो है उनका नाम चेंज हो गया और उन्हें कहा गया शाह। ठीक है, अब इन शाह को अपॉइंट किया गया कि आपने जो है ये जहां जहां सल्जोक स्टेट है ये कंट्रोल करिए, एज ए गवर्नर उनको कंट्रोल करना है। इनकी अथॉरिटीज भी बहुत ज्यादा थी। अब इसका नुकसान क्या हुआ, अब इन्होंने शाह को दिया तो दिया कंट्रोल, लेकिन नतीजे के तौर पे स्टेट जो है वो कमजोर हो गई, यानी जो सेंट्रलाइज स्टेट थी, ठीक है, वो सल्जोक एम्पायर की वो कमजोर होना स्टार्ट हो गई और ये जो शाह थे ये काफी ज्यादा ताकतवर हो गए। और नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी एक फेडरेशन किस तरह का एक सिस्टम बन गया कि सेंट्रल के अंदर कोई पावर नहीं, लेकिन जो इनके शाह हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो इंडिपेंडेंट रूल करना स्टार्ट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी पावर भी बढ़ाना स्टार्ट कर दी। उनमें जो सबसे फेमस था, ठीक है, वो था ख्वारिज़म शाह, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा पावर थी और इसने अपने आप को काफी ज्यादा जो है फैलाया हुआ था, इसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तो ख्वारिज़म शाह जो था ये ईरान और सेंट्रल एशिया का कुछ इलाका ये कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, किसके, सल्जोक एम्पायर के अंडर। अब ख्वारिज़म शाह जो है उस टाइम पे दूसरी साइड पे मंगोल भी जो है वो पावर में आ चुके थे और सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो एशिया कुचक के अंदर इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। तो इनके साथ क्या हुआ, ट्रेड होती थी। ठीक है, वो ट्रेड करने आते थे। अब कुछ लोग, कुछ जैसे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक ये मानते हैं कि ट्रेड करने के लिए आते थे और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है, या ख्वारिज़म शाह को ये खबर पहुंचाई गई कि भाई वो एक्चुअली में क्या है जी, वो स्पाइज हैं, वो जासूसी करने आते हैं आपकी स्टेट की। तो दोनों ही ठीक होंगी।
क्योंकि ट्रेड भी करने आते थे और ट्रेड के बहाने जासूसी भी करते थे। तो मंगोल तो ऐसे ही करते रहे। तो मंगोलों के साथ अब क्या हुआ कि मंगोलों ने एक्चुअली में फिर क्या किया कि यहाँ पे इनके साथ ट्रेड की, तो ख्वारिज़म शाह ने कि उस एक ट्रेडर को जो है उनको पकड़ के जो है वहां पे कत्ल कर दिया। अब जब ये कत्ल की खबर पहुंची हलाकू खान तक, ठीक है, जो चंगेज़ खान का पोता था, तो उसने क्या किया जी, उसने फिर एक ऐलान बगावत किया और जंग कर दी, ठीक है, जंग का ऐलान कर दिया। नतीजे के तौर पे जो है वो यहाँ पे जंग होगी। एक राय ये है। दूसरी राय ये है कि हलाकू खान जो है स्टार्ट में, अब हलाकू खान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ कहते हैं कि चंगेज़ खान जो है उसके साथ जो है ये सारे का सारा जो है मुकालमा रहा कि ख्वारिज़म शाह और चंगेज़ खान ने आपस में ख़त किताबत की और कहा कि भाई तुम भी बहुत पावरफुल हो, मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि इंडिपेंडेंटली जो है तुम अपने इलाके पे कंट्रोल करो, हम अपने इलाके पे कंट्रोल करेंगे। तो दोनों ही जो है वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने की। तो ऐसे में फिर ये जो एक ट्रेडर को कत्ल करने का मामला हुआ, तो ख्वारिज़म शाह के मुकाबले में चंगेज़ खान आया कुछ के ख्याल में, और कुछ ख्याल में हलाकू खान जो है उसका जनरल आया और उसने जो है वो ख्वारिज़म शाह को शिकस्त दी और ख्वारिज़म शाह वहाँ से भाग गया। ठीक है, खैर बाद में फिर वो चंगेज़ों को मिला नहीं, मंगोलों को कहाँ गायब हुआ, लेकिन ख्वारिज़म शाह को वहाँ पे शिकस्त होगी। उसके बाद वो सारी की सारी स्टेट उनके अंडर आई। अब क्या हुआ कि दूसरी साइड पे, अब ये तो एक खुरासान के इलाके के अंदर एक कंट्रोल था, लेकिन एक्चुअली में तो बगदाद तक पहुंचना था मंगोलों ने। तो मंगोलों ने वहां पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया, हर तरफ आग लगा दी पूरे के पूरे इलाके को। जैसे मंगोलों का एक पूरे के पूरे ट्रेंड आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जिस इलाके में जाते हैं वहाँ कत्लो गारत करते हैं, एक तो खौफ पैदा करने के लिए, और दूसरा आग लगा देते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उसके बाद वो आगे बगदाद की तरफ उन्होंने मार्च की, और बगदाद में यहाँ पे माना जाता है कि एक तो उनका लिंक था, ठीक है जी, जो वजीर था, ठीक है, मोहब्बीद बिन मोहम्मद जो है ये एक वजीर था, ये सपोर्ट में था। किसकी सपोर्ट में था? मंगोलों की। यानी मंगोल जैसे किसी बंदे को खरीदते हैं तो वहां पे फिर उसको जो है उस स्पाई बना के उससे खबरें लेते हैं या फिर वो सपोर्ट करता है उन्हें। तो बिल्कुल इस वजीर ने क्या किया, सपोर्ट किया मंगोलों को। उन्होंने कहा, उन्हें खबरें देता रहा, उन्होंने कहा आप आएँ, आप अटैक करें यहाँ पे आके। दूसरा जो यहाँ पे जो शिया थे उनका बहुत ही नेगेटिव रोल रहा, क्योंकि अब जो एक्चुअली में जो सल्जोक था, सल्जोक ने हुकूमत किससे ली थी? एक तो बोया से ली, और बोया दूसरा थे भी शिया, और दूसरा यहाँ के जो शिया थे, जो अहले बैत के मानने वाले थे, वो तो हमेशा से ही अब्बासियों के खिलाफ थे, क्योंकि वो तो अहले बैत को चाहते थे। तो उन्होंने भी जो है वो क्या किया, सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया जी, सपोर्ट किया। किसको? मंगोलों को सपोर्ट किया। और उन्होंने कहा कि आप आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप आके यहाँ पे अटैक करें। क्योंकि बगदाद, जैसे मैं स्टार्ट में अल-मंसूर के टाइम पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बगदाद की जो बुनियाद है वो अल-मंसूर ने रखी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का शहर बनाया था कि उसकी चारों तरफ एक जो है वो ऊंची दीवार थी, उसके बाहर एक ट्रेंच पूरी खंदक बनाई गई और 4 दरवाजे रखे गए बगदाद के, कि उसको फतह करना इतना आसान नहीं था। तो जब उन्होंने अटैक किया, यानी मंगोलों ने जब अटैक किया यहाँ पे बगदाद के ऊपर 1258 के अंदर, तो शिया जो थे इन्होंने क्या किया, और साथ में जो वजीर था इसने जो रोल प्ले किया, इन्होंने दरवाजे खोल दिए, बगदाद के जो गेट थे इसके गेट खोल दिए, जिसके नतीजे के तौर पे मंगोल अंदर दाखिल हुए और उन्होंने आके जो है वो एक तबाही मचाई, हर तरफ आग लगा दी, किताबों को जला दिया। जो लाइब्रेरीज थी, जो बगदाद इल्म व अदब का शहर था और शानदार किस्म का शहर था और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का जो दाई था, उसको तय कर दिया। ठीक है, और माना जाता है कि कई दिनों तक जो है वो बगदाद के जो वहाँ दजला और फरात थे वो उनका पानी काला बहता रहा, क्योंकि उनकी जो स्याही थी वो इतनी किताबों की घुल घुल के वहाँ पे जाती रही। हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी उस टाइम पे, तो इतना जुल्म जो है वो किया गया, और हर साइड पे जो है वो बिल्डिंग्स को सब कुछ तोड़ दिया गया, सबको आग लगा दी गई। तो उसमें उन्होंने शिया को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सपोर्ट में थे। तो जो सुन्नी थे, ठीक है, उनको वहाँ पे उन्होंने कत्लेआम किया और उनकी तबाही की, और उनको जो है ना पूरे का पूरा अब्बासी जो खिलाफत थी, उनके जो शहजादे थे उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद इस तरह से ये बगदाद जो है वो किसके कंट्रोल में चला गया? वो भी मंगोलों के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, और नतीजे के तौर पे जो है बहुत ही तबाही हुई, और 1258 में जो है वो ये सकूत बगदाद हो गया। तो वो जो इल्म अदब का एक शहर था या अब्बासी हुकूमत थी जो तकरीबन 500 सालों पर मुहित थी, जिसमें 400 साल तो हमने देखा कि एज ए पपेट ही थे, लेकिन कम से कम उनका नाम ज़रूर था, लेकिन वो इल्म अदब के लिहाज से फिर भी स्टेट मौजूद थी। और पहले 100 साल जो है वो शानदार किस्म के रहे। तो वो यहाँ पे आके 1258 के अंदर मंगोलों की फतह के ऊपर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुई, और यूँ 4th एरा जो है वो ख़त्म हुआ यहाँ पे। तो एक्चुअली में इसमें भी हमने देखा कि किसका कंट्रोल
रहा कि जो नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया शाह का सिस्टम, और जो इंडिपेंडेंट रूलर बने उन्होंने जो है ये सारे की सारी गड़बड़ की, और उसके नतीजे के तौर पर ये सब कुछ हुआ कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हमने देखा सिर्फ पहले जो एरा है, फर्स्ट एरा जिसमें पहले 9 हुक्मरान रहे, उस दौरान अब्बासियों की एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रही। उसके बाद सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ही नहीं रही, जिस वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। ठीक है, और अब एट द एंड बात करते हैं जी डिक्लाइन ऑफ अब्बासिड कैलिफेट, कि भाई ये जो अब्बासी खिलाफत है, ये अब्बासी खिलाफत एक्चुअली में जो है वो ख़त्म कैसे हुई, और ये इसकी जो ख़त्म होने की वजूहात हैं वो क्या थी। अब देखिए, एक सबसे जो मेन रीज़न है जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या है, वो है जी मंगोल इन्वेजन, कि मंगोलों ने जो हमला किया 1258 के अंदर, और उसके नतीजे के तौर पर बगदाद को जो तय किया, तो उससे ख़त्म हुई। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बगदाद तक पहुँचे कैसे और ये हालात क्यों पैदा हुए। तो उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो ये 750 से लेके 1258 तक का 500 साल एक दौर रहा बनु अब्बास का, और मंसूर जो है वो पहला हुक्मरान और मोतसिम जो है वो आखिरी हुक्मरान। अच्छा, फर्स्ट जो एरा था वो काफ़ी स्ट्रांग होल्ड का था, और ये फर्स्ट एरा ही जिसको मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि तकरीबन 100 साल पर मुहित था, यही अब्बासियों का एक मजबूत किस्म का एक सिस्टम था। उसके बाद हमने देखा जी फर्स्ट सेकंड एरा जो है उसके अंदर हमने देखा तुर्क जो है उनका कंट्रोल आया, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट आई। थर्ड एरा के अंदर हमने देखा कि शिया का कंट्रोल आया, सेसनीड जो शिया थे उनका आया, उन्होंने क्या किया जी लॉर्डशिप या जागीरदारी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। फोर्थ एरा हमने देखा जी उसके अंदर सल्जूक आ गए और उन्होंने शाह का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। तो ये तकरीबन जो तीनों एराज थे फर्स्ट के बाद, ये यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट सिस्टम अब्बासियों के नाम के ऊपर होता रहा, लेकिन एक्चुअली में कुछ सिस्टम जो है वो और रन करते रहे, यानी कभी टर्क रन करते रहे और कभी जो है वो शिया रन करते रहे। तो ऐसे में जो अब्बासी थे वो उनका वो होल्ड नहीं था। एक तो ये रीज़न बना। दूसरा, रेसिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई। अब जब आपने देखा कि एक साइड पे अरब और दूसरी साइड पे पर्शियन, क्योंकि जो अब्बासी थे उनकी जो हुकूमत आई थी वो उसकी हेल्प किसने की थी, पर्शियन ने। क्योंकि अबू मुस्लिम जो थे, जो कि उस टाइम पे जनरल था जिसने तकरीबन 6 लाख लोगों को उस टाइम पे कत्ल किया और अब्बासी हुकूमत की बुनियाद रखी, तो वो अबू मुस्लिम का ताल्लुक पर्शिया से था, उसने खुरासान से एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो इसलिए पर्शियंस जो है वो मानते थे कि अब्बासी उनकी वजह से हैं, और अरब जो है वो भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि मामून और अमीन के टाइम पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया कि मामून पर्शियन था और अमीन जो है वो अरब था, तो ये आपस में वॉर हुई। तो यहाँ पे भी एक सिविल वॉर का हमें देखने को मिला कि किस तरह से एक स्टेट जो है सिविल वॉर की तरफ चली गई, और यहाँ से आगे जो है वो इस सिविल वॉर के बाद जो है हालात ठीक नहीं हुए। ठीक है, गो कि मामून का टाइम अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ तरह बेहतर नहीं हो सका। इसके अलावा जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत बड़ी वजह बने कि एक, अब क्योंकि जब लॉ ऑफ पोजीशन है ही नहीं कि सक्सेशन के भाई किसने इसके बाद हुक्मरान बनना है, तो उसके नतीजे के तौर पे फिर लड़ाइयाँ झगड़े हुए, और वो लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो रीज़न बने, वो कॉज बने, जो है उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स बनाया। दूसरा, शिया और फातमी जो है, यानी कि दोनों ही शिया है, एक अहले बैत के सपोर्टर, इन्होंने हमेशा से जो है इनका एक प्रॉब्लम रहा कि ये हमेशा से ये डिमांड करते रहे कि अहले बैत का हक है हुक्मरानी, और जो फातमी थे इन्होंने जो है वो हुक्मरानी स्टार्ट भी कर दी थी मिस्र के अंदर। ठीक है, तो इनकी वजह से भी स्टेट कमज़ोर हुई, क्योंकि ये मानते नहीं थे सुन्नी इस्लाम को, या जो सुन्नी अब्बासीड कैलिफेट थी उसको नहीं मानते थे, जिस वजह से स्टेट जो है वो तकसीम हुई रही। और इसके अलावा टर्क जो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, तो टर्क्स जो आए, पहले टर्क आए, उसके बाद सल्जूक की शक्ल में टर्क आए, तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी रहा। इसके अंदर भी इकोनॉमिक वीकनेस हुई, क्योंकि जितना भी सिलसिला जारी रहा आपस की लड़ाइयों का, वॉर्स का या एक्सटर्नल बॉर्डर्स का, तो उसके नतीजे के तौर पे इकोनॉमी को तो ऑब्वियसली लॉस हुआ। ठीक है, नुकसान तो पहुंचा वहाँ पे, और लूट मार का एक सिलसिला जारी रहा। ठीक है, जिससे फौज को यानी आर्मी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, चाहे वो सल्जूक के टाइम पे शाह थे जो इंडिपेंडेंट रूलर बन बैठे, इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल किया, या फिर बोया के टाइम पे जो है वो लॉर्ड्स थे, उन लॉर्ड्स ने जो है वो एक रोल प्ले किया, जिसके नतीजे के तौर पे जो है वो स्टेट इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा जब लॉ ऑफ सक्सेशन कमी थी कि भाई कौन इसके बाद हुक्मरान बनेगा, और ख़ास करके जो हारून रशीद ने अपने तीनों बेटों को बना दिया था ऊपर नीचे, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और एट दी एंड जो फाइनल कॉज बना वो क्या था, मंगोल इन्वेजन थी, क्योंकि उस टाइम पे अब हर उरूज को जवाल है। अब ओबियसली 500 सालों का ये जो एक उरूज रहा, ठीक है, तो 500 ईयर्स का ये उरूज, उसके बाद जो है अब मंगोलों का टाइम था, उन्होंने उरूज हासिल करना था, तो इसको अब डिक्लाइन होना ही था, अब इसका जवाल ही था। तो इस वजह से जो है उसकी जवाल की वजह बनी, और मंगोलों ने जो है वो क्या किया जी, वो फतह कर लिया, और इस तरह से ये अब्बासीद कैलिफेट ख़त्म हो गई।
लेकिन अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रहा वो क्या रहा कि इसको जैसे मैंने कहा गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। तो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्यों कहा जाता है वो जब हम थर्ड पार्ट के अंदर जाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे साइंटिफिकली जो है वो साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में वो क्या हुआ, नॉलेज में क्या हुआ एक्चुअली में, कि जिस वजह से जो है इस टाइम को इतना ज़्यादा जो है वो याद किया जाता है, कैसी जो है मुस्लिम सिविलाइजेशन इस टाइम पे बिल्ड हुई। ये तो सारी की सारी हिस्ट्री थी कि उस टाइम की हिस्ट्री जो है वो एक स्टेट की या एम्पायर की क्या रही। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं और आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।